तो छात्रों, हम शब्द संपदा का जो व्याकरण है, जो कि प्रश्न पहला अ और आ इस उप प्रश्न में पूछा जाता है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने उपसर्ग के बारे में अध्ययन किया है। उपसर्ग किसे कहा जाता है और उपसर्ग के जो उदाहरण है, उदाहरणों का हमने अध्ययन किया। तो शब्द के पहले जो शब्द या शब्दांश लग जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। शब्द के पहले जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आज हम प्रत्यय किसे कहा जाता है, प्रत्यय के कितने और कौन कौन से प्रकार हैं, इसका अध्ययन करें। तो छात्रों, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो प्रत्यय की परिभाषा ये होती है, शब्द के अंत में जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से आप एक बार सुन लीजिए। शब्द के अंत में जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, जो उसमें अंतर है। तो प्रत्यय की परिभाषा, शब्द के अंत में जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, मोहन और राकेश में गहरी मित्रता है। दूसरा, मैच में हमारी शानदार जीत हुई। दूसरा, लड़की का गला सुरीला है। और तीसरा उदाहरण, संत दयालु है। तो छात्रों, इन वाक्यों में अधोरेखांकित किए गए शब्दों के उदाहरण। पहला शब्द है मित्रता, दूसरा कौन सा शब्द है? शानदार, तीसरा शब्द है सुरीला, और चौथा दयालु। इन शब्दों की रचना की तरफ ध्यान दीजिए। मित्रता ने मित्र अधिकता, मित्र क्या है? मूल शब्द है। इस मूल शब्द के अंत में ता प्रत्यय लगता है, उससे यह मित्रता ये शब्द तैयार होता है। दूसरा शब्द शानदार, शान यह मूल शब्द है, उसे दार ये प्रत्यय लगता है। शान ये मूल शब्द है, उसे कौन सा प्रत्यय लगा? दा। दूसरा सुरीला, सुर अधिक इला, सूर्य मूल शब्द है, इला ये प्रत्यय लगा है। दयालु, दया अधिक आलू, दया। तो दया ये क्या है? मूल शब्द है। इस मूल शब्द के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगा है? आलू ये प्रत्यय लगा, इसलिए उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो छात्रों, ता, दा, इला, आलू ये जो शब्द है, ये शब्द मूल शब्द के अंत में लगे हुए हैं, इसलिए छात्रों इन शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। तो ता, दा, इला, आलू ये क्या है? प्रत्यय है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। तो ये शब्द शब्द के अंत में लगे, शब्द के अंत में लगे हुए शब्दांश को, शब्द को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। तो छात्रों, ता, दा, इला, आलू ये क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। शब्द के अंत में प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव क्या होता है? बदल जाता है। और अधिकतर प्राय भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाया जाता है। भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाते समय मूल शब्द के अंत में क्या लगाया जाता है? प्रत्यय लगाया जाता है। तो उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो देखिए,
मानव अधिकता, बरोबर मानवता। तो चलो मानव या मूल शब्द है, ताया प्रत्यय लगा, इसे मानवता या भाववाचक संज्ञा तैयार हुई। मानव क्या है? मूल शब्द है, उसे ता प्रत्यय लगा, ता प्रत्यय लगने से मानवता या क्या भाववाचक संज्ञा तैयार हो गई। दूसरा बूढ़ा प्लस पा, बूढ़ापा। तो बूढ़ा ये मूल शब्द है, उसे पा ये क्या है? प्रत्यय लगा, उसे कौन सी भाववाचक संज्ञा तैयार हो गई? बूढ़ा। चतुर प्लस आई, चतुराई। तो यहां पर चतुर ये मूल शब्द है, आई या प्रत्यय लगा, और आई मूल शब्द को आई प्रत्यय लगने से चतुराई या भाववाचक संज्ञा तैयार होती है। अमीर प्लस ई, बरोबर अमीरी। तो अमीरी मूल शब्द है, उसे दीर्घ ई प्रत्यय लगा, उसे अमीरी भाववाचक संज्ञा तैयार हो गई। ठीक, उसे यह भाववाचक संज्ञा बनाते समय मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगा जाता है, उससे क्या होता है? भाववाचक संज्ञा तैयार होती है। भाववाचक संज्ञा ये कौन सी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा। तो छात्रों, मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से विशेषण भी तैयार होते हैं, यानी विशेषण बनाते समय मूल शब्द के अंत में भी क्या लगाया जाता है? प्रत्यय लगाया जाता है। उसके भी उदाहरण देंगे। भारत प्लस दी गई बरोबर भारतीय। तो भारतीय क्या है? मूल शब्द है, तो उसे प्रत्यय लगा है, प्रत्यय लगने से भारतीय ये विशेषण तैयार होता है। दया प्लस आलू, बरोबर दयालु। तो दया ये क्या है? मूल शब्द है, आलू या उसे प्रत्यय लगा है। आलू यानी मूल शब्द को आलू या प्रत्यय लगने से दयालु ये क्या तैयार हो रहा है? ये विशेषण तैयार हो रहा है। ये क्या है? विशेषण। चमक प्लस इला, बरोबर चमकीला। तो छात्रों, चमक ये क्या है? मूल शब्द है, उसे इला ये क्या लगा है? प्रत्यय लगा, इला प्रत्यय लगने से चमकीला ये क्या बन गई? ये क्या बन गए? विशेषण बन गए। रेशम प्लस दीर्घ ई, बरोबर रेशमी। तो छात्रों, रेशम ये मूल शब्द है, उसे दीर्घ ई प्रत्यय लगा है, ई प्रत्यय लगा है, उसे रेशमीय विशेषण तैयार होता है। इस प्रकार छात्रों, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए मूल शब्द के अंत में क्या लगाया जाता है? प्रत्यय लगाया जाता है और भाववाचक संज्ञा तैयार की जाती है। ठीक उसी प्रकार मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से विशेषण भी तैयार होते हैं। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, और ये क्या है? विशेषण। तो छात्रों, इस प्रकार प्रत्यय किसे कहा जाता है? प्रत्यय किसे कहा जाता है? शब्द के अंत में जो शब्द या शब्दांश लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। तो प्रत्यय के भेद, तो छात्रों प्रत्यय के भेद कितने हैं और वे कौन कौन से, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो छात्रों, प्रत्यय के दो भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक है कृदंत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक है कृदंत प्रत्यय, नंबर एक कृदंत प्रत्यय, और नंबर दो तद्धित प्रत्यय। तो छात्रों, कृदंत प्रत्यय किसे कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है? उसकी परिभाषा और उसके कुछ
उदाहरण हम देखेंगे। तो चलो कृदंत प्रत्यय, बोला कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के अंत में लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से और एक बार सुन लीजिए। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर या अंत में लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय। यानी कृदंत प्रत्यय किसे कहा जाता है? क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं और उसे संज्ञा और विशेषणों का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय। समझ में आ गए? फिर से और एक बार, कृदंत प्रत्यय किसे कहा जाता है? क्रिया के सामान्य रूप के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं और उसे संज्ञा या विशेषणों का निर्माण किया जाता है। संज्ञा या विशेषणों का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, तैर प्लस आंख बरोबर तैरा। तो छात्रों तैर, तैर एक क्रिया का मूल रूप है। तैर एक क्रिया का मूल रूप है। तैर यानी तैरना, ये मूल क्रिया क्रिया हो गई। तैरना ये क्रिया। तो तैरना इसका सामान्य रूप है तैर, यानी यह क्या है? क्रिया है। इस क्रिया के अंत में आंख में प्रत्यय लगा है। कौन सा शब्द तैयार होगा? तैरा। तो शब्द तैरा ये क्या है? संज्ञा है। परिभाषा क्या बताइए? जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषणों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो यहां पर तैरना इस क्रिया का सामान्य रूप है। तैरना यह मूल क्रिया है। इस तैरना क्रिया का सामान्य रूप क्या है? तैर। उसके अंत में आंख में प्रत्यय लगा है तो उसे कौन सा शब्द तैयार होगा? तैरा। तो चलो तैरा क्या संज्ञा है या विशेषण है? तो तैरा के क्या है? संज्ञा है। दूसरा शब्द लूट प्लस तेरा बरोबर लुटेरा। लूट यानी एक क्रिया का सामान्य रूप है। लूट यानी लूटना, लूट यानी लूटना। लूटी के क्रिया का सामान्य रूप है। इस क्रिया के सामान्य रूप के अंत में तेरा ये प्रत्यय लगा, उससे कौन सा शब्द तैयार हो गया? लुटेरा। कौन सा शब्द तैयार हो गया? लुटेरा। तो लुटेरा ये क्रिया का सामान्य रूप। लूट या सामान्य रूप है, उस लूटना ये क्रिया है, अंत में एरा ये शब्द तैयार है उससे ये लुटेरा। तो ये क्या है? लुटेरा ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है लुटेरा। अगला हंस प्लस दीर्घ ई हंसी। तो छात्रों हंस क्रिया का सामान्य रूप है। हंसना ये क्रिया है। हंसना क्या है? क्रिया है। उसका यह सामान्य रूप है हंस। हंस इस क्रिया के अंत में ई प्रत्यय लगा उसे हंसी ये शब्द तैयार हो गया। तो छात्रों हंसी ये संज्ञा ये विशेषण है। तो हंसी ये क्या है? विशेषण है। हंसी क्या है? विशेषण। तो आमतौर पर इन उदाहरणों को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि ये प्रत्यय आंख तेरा ई, ये जो प्रत्यय कहाँ लगे? क्रिया के सामान्य रूप के अंत में लगे। तैर ये क्रिया का सामान्य रूप है। लूट ये क्रिया का सामान्य रूप है। हंस ये क्रिया का सामान्य रूप है। इन सामान्य रूप के अंत में आंख तेरा ई प्रत्यय लगे और उनसे कुछ शब्द तैयार हो गए। तैरा या संज्ञा तैयार हुई, लुटेरा या संज्ञा तैयार हुई और हंसी या विशेषण तैयार हुआ। और एक देखेंगे बीख प्लस
आऊ बराबर बिकाऊ। तो चलो यहां पर बिक, ये क्रिया का क्या है? सामान्य रूप है। बिकना ये क्रिया है, बिकना है बेचना, ये सामान्य क्रिया है। क्रिया का सामान्य रूप बिक है, उसके अंत में आऊ ये प्रत्यय लगा, उसे बिकाऊ। ये क्या तैयार हो गया? ये शब्द तैयार। तो चलो बिकाऊ यह संज्ञा है, यह सर्वनाम। तो बिकाऊ ये क्या है? विशेषण। बिकाऊ ये क्या है? विशेषण। तो कृदंत प्रत्यय किसे कहा जाता है? क्रिया के सामान्य रूप के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं और उससे किसका निर्माण होता है? संज्ञा और विशेषणों का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार कृदंत प्रत्यय के बारे में हमने जाना। दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। दूसरा कौन सा प्रकार है? तद्धित। नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय की क्या परिभाषा होती है? जैसे कृदंत प्रत्यय की परिभाषा देखिए, वैसे तद्धित प्रत्यय की भी परिभाषा होती है। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के विशेषण शब्दों के विशेषण शब्दों के अंत में लगे हुए प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है? कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं और संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। कृदंत और तद्धित में क्या अंतर है? कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में यानी मूल क्रिया यानी सामान्य क्रिया के रूप के अंत में लगते हैं और उसे किसका निर्माण होता है? संज्ञा और विशेषणों का निर्माण होता है। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषणों के अंत में लगते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषणों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। ठंड प्लस आ बराबर ठंडा। तो ठंड ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो चलो ठंड ये क्या है? संज्ञा है। तो ठंड ये क्या संज्ञा है? इस संज्ञा के अंत में आ प्रत्यय लगा, उससे ठंडा ये शब्द तैयार हुआ है। बुरा आई बरोबर बुराई। तो चलो बुरा यह विशेषण है। बुरा इस विशेषण के अंत में आई का प्रत्यय लगा है, इसलिए उससे कौन सा शब्द तैयार होगा? बुराई। मीठा प्लस आस बरोबर मिठास। तो मीठा ये क्या विशेषण है? इस विशेषण के अंत में आस ये प्रत्यय लगा, उससे कौन सा शब्द तैयार होगा? मिठास। भारत प्लस ईय बरोबर भारतीय। तो चलो यहां पर भारत ये क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा के अंत में ईय प्रत्यय लगा है,
उससे बाहर ये शब्द तैयार हुए। तो चलो ये जो ठंड, बुरा, मीठा, भारत, ये जो संज्ञा है, विशेषण है, विशेषण है और संज्ञा है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के आप में आ, आई, आज, ये जो प्रत्यय लगे, इन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो छात्रों, हमने प्रत्यय किसे कहा जाता है? प्रत्यय के कौन कौन से दो भेद हैं? प्रत्यय कौन से दो भेद हैं? एक है उदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इसका अध्ययन किया। तो छात्रों, परीक्षा में प्रत्यय पर किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखिए, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय छांट कर लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न के रूप में आप लोगों को प्रश्न दिए जाते, पथरीला, नंबर 2 राष्ट्रीय, नंबर 3 बड़प्पन, नंबर 4 कारीगर और नंबर 5 पढ़ाई। तो उत्तर हमें लिखना है पथरीला। इस शब्द से हमें प्रत्यय छांटकर लिखना है। क्या छांटकर लिखना है? प्रत्यय। तो इसमें पत्थर, यह मूल शब्द है, उसे इला या प्रत्यय लगा, तो यहाँ इला, ये क्या है? प्रत्यय है। इला ये क्या है? प्रत्यय। दूसरा राष्ट्रीय, तो यहाँ पर राष्ट्रीय मूल शब्द है, ये क्या है? प्रत्यय है। तीसरा शब्द बड़प्पन, बड़ ये क्या है? मूल शब्द है, पन ये क्या है? प्रत्यय है। अब कारीगर, यहां पर ग ये क्या है? प्रत्यय है। और अंतिम पढ़ाई, तो पढ़ाई इसमें आई, ये क्या है? प्रत्यय है। आई या प्रत्यय। तो छात्रों, इस प्रकार हमने प्रत्यय के बारे में जानकारी हासिल कर ली। आज के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं।